हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आए हैं पार्ट 2। चैप्टर कौन सा है हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिनेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वो क्या है। और करंट अकाउंट को तो हमने पूरा ही अच्छे से उसमें क्लियर कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको वो सारी बातें समझ में आ गई हैं। नाउ अब क्या करना है अपने को? अब हम लोगों को आज मैं आपको एक्चुअली मैं उस दिन वीडियो में बताने भी वाला था, मैंने कहा था कि मैं आपको बना के बताता हूँ कि एक्चुअली कैसा बनता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट रियल में। मैं पहले आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको ये एक बार बना के समझा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कंसेप्चुअल और स्ट्रांग हो जाएंगे आप। ठीक है, हालांकि ये कोई सिखाता नहीं, बनाते नहीं, और कोई हम स्कूल में पढ़ाते वक्त नॉर्मली नहीं बताते, ठीक है बन जाता, क्योंकि हमको एग्जाम में ऐसा बनाने को नहीं आता। लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स आगे आते हैं वो बच्चा कभी नहीं समझ पाता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं जो घुमा के बहुत देता है वो, तो वैसे क्वेश्चन बिना इसको समझे आप नहीं समझ सकते। ठीक है, फिर रटना है तो एक अलग बात है। चलिए, तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट है। क्या है स्टूडेंट्स? एक टिपिकल बिजनेस अकाउंट। मैंने कहा था ये अकाउंटिंग हम जैसे करते हैं ना वैसे ही बनता है, जैसे अपन अकाउंट्स बनाते हैं अपने, है ना, वैसे ही बनता है। तो मैं आपको एक ऐसी नॉर्मली एक अपने खुद के अपने फिगर्स लेते हुए मन के, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर्स लेते हुए हम एक बीओपी अकाउंट ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मैंने ऊपर हेड डाल दिया, एक टेबल बना लिया है जिसकी दो साइड है लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर थोड़ा सा अकाउंट्स वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ उल्टा चलता है बच्चों। अपन अपना लेजर अकाउंट जो नॉर्मली अपन अकाउंट्स में बनाते हैं वो क्या होता है, डेबिट तो लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट अपनी राइट साइड होती है। यहाँ उल्टा है, यहाँ लेफ्ट वाली साइड को क्रेडिट आइटम बोलते हैं और राइट वाली साइड को डेबिट आइटम बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये ऐसा ही फॉर्मेट है इनका। ठीक है, लेकिन क्रेडिट आइटम का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेबिट आइटम का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये बीओपी अकाउंट है। तो उसमें भी अपन ने देखा था कि दो तरह के अकाउंट होते हैं बीओपी में, करंट एंड कैपिटल। तो पहले बीओपी के अंदर मैंने कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के क्रेडिट आइटम्स, करंट अकाउंट के डेबिट आइटम्स। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, है ना, मतलब वो भी सब आपको पता है, सब आपको याद होना चाहिए। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि करंट अकाउंट में तो वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो हमारे कंट्री की फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं लाते। कैपिटल अकाउंट के अंदर बीओपी के अंदर वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आते हैं जो कंट्री की फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज में चेंज ले आते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन एक ऐसी फिगर एक बना के देखते हैं और फिर उसको हम चेक करते हैं आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ इनफ्लोज या क्रेडिट आइटम्स बताइए मुझे करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट के सर तीन ही चीजें आती है करंट अकाउंट में, ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, है ना, याद आ गया। और उसमें से भी सिर्फ वही वाला बता रहा हूं जिससे इनफ्लो हो। ठीक है, तो सर ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम में इनफ्लो किससे होता है? ट्रेड ऑफ गुड्स में इनफ्लो एक्सपोर्ट्स से, है ना। तो यहां लिख दिया मैंने एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स 500 फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से और सर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, है ना, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज फॉर एग्जांपल 1000। ओके, फिर वैसे सर्विसेज के अंदर सब आ जाती है, फैक्टर नॉन फैक्टर मैंने पढ़ाया था उस दिन आपको, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट इनकम को अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अलग से लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक इन्वेस्टिंग इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो उससे आपको, अपने फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए उससे आपको डिविडेंड मिला, या आपने फॉरेन की किसी कंपनी को के डिबेंचर्स खरीदे हुए उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, फॉरेन की कहीं आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है उससे रेंट मिला। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे अगर हम देख लें 300, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। ये सब इनफ्लोज हैं फॉरेन एक्सचेंज के, और क्योंकि इनकी वजह से कंट्री की एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा, इसलिए करंट अकाउंट में आ रहा है। और चल यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे गिफ्ट्स या रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड रिसीव्ड, ठीक है, 200। क्लियर? ओके। नाउ अब क्या होगा अगर हम देखें तो टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम्स इन करंट अकाउंट या टोटल ऑफ इनफ्लोज करंट अकाउंट के कितने हैं? 2000। ठीक है, ये करोड़ में ले लें, लैक्स में ले लें, जिसमें भी ले लें, या रुपीज में है ना, रुपीज 2000
फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से डेबिट आइटम्स मतलब आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट में क्या हो सकते हैं? सर अब पैसा बाहर जाए लेकिन देश की एसेट लायबिलिटी में फर्क ना आए। सर इन्हीं के जैसे अपोजिट आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल 1000, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल 2000, इन्वेस्टमेंट कोई इनकम हमने पे की हो, हमने किसी और के लिए जनरेट की हो, जैसे किसी ने मेरे यहाँ पर कोई किसी फॉरेनर की कोई एसेट हो, उसने लैंड परचेज किया हो, बिल्डिंग हो, मैं उसको रेंट पे करता हूँ, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट इनकम पेड फॉर एग्जांपल 500। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आ जाता है? फिर आता है इसी का अपोजिट, गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस पेड। गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस पेड, वो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल 200। और इसी तरह से हमारे टोटल आउटफ्लोज या टोटल ऑफ डेबिट आइटम्स क्या होगा फॉरेन करंट अकाउंट का? कोई भी अपन ऐसी मनगढ़ंत फिगर लिए हैं ये, ठीक, कुछ भी ले लीजिए आप, 3000, 3700। मतलब कोई मुझसे पूछे तो करंट अकाउंट में टोटल इनफ्लोज इतने हुए हैं 2000 के और आउटफ्लोज हुए हैं 3700 के, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन कैपिटल अकाउंट पे। अब ऐसे आइटम जो देश की एसेट लायबिलिटी को चेंज करते हैं, है ना, और उसमें क्रेडिट आइटम्स मतलब इनफ्लो कैसे हो सकते हैं? अगर हम बोरोइंग्स कर लें, है ना, उधार ले लें हम दूसरे देशों से, दूसरे देशों के इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है, 1000 से काम नहीं चलेगा, कुछ 1700 कर लेते हैं, 1700 का अगर हुआ है ना तो 700 कर लेते हैं, ठीक है। और सेल ऑफ एसेट्स, है ना, एसेट्स में कुछ भी आप ले लीजिए, लैंड ले लीजिए फॉर एग्जांपल, हमने फॉरेनर को इंडिया में लैंड सेल कर दिया, तो वो उसका पेमेंट जब हमको करेगा तो वो उसकी करेंसी में देगा, एक बार फॉरेन एक्सचेंज आएगा फॉर 1000, ठीक है। कैपिटल पेमेंट्स, ये कैपिटल रिसीट्स हो गई एक तरह से। अब कैपिटल पेमेंट्स कहाँ कहाँ? इस तरह से, इसी का अपोजिट, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, ठीक है, या हम एक और आइटम भी लिख सकते हैं लेंडिंग्स, हमने किसी को उधार दे दिया हो, ठीक है, एंड परचेज ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल हमने बाहर से गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, या बाहर किसी का बिल्डिंग परचेज कर लिया, है ना, तो क्या होगा हमारी तरफ से फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमको उसको उसकी करेंसी में पेमेंट करना होगा, तो हमारे कंट्री के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे होंगे वो हमको उसको देने पड़ेंगे, तो हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, और साथ साथ एसेट भी क्रिएट हो जाएगी फॉरेन में, तो इसीलिए ये आइटम आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज तो है, लेकिन साथ साथ एसेट क्रिएट कर रहा है, इसलिए कहाँ लिखा अपन ने? कैपिटल अकाउंट में। जिन्होंने एसेट क्रिएट नहीं की थी वो करंट अकाउंट में, और जो एसेट लाइबिलिटी को चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई बोरोइंग करने से, पैसा तो आया लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हुई कैपिटल अकाउंट में। सेल ऑफ एसेट, पैसा तो आया लेकिन एसेट सेल हुई, कम हो गई, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज आया, तो आया इसलिए क्रेडिट आइटम में लिखा है इनफ्लो में, लेकिन साथ में लाइबिलिटीज पे असर आ रहा था और एसेट पे असर आ रहा था, इससे लाइबिलिटी पे और इससे एसेट पे, इसलिए करंट अकाउंट में नहीं लिख के कहाँ लिखा? कैपिटल अकाउंट में। अब मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा। इसका जस्ट अपोजिट आउटफ्लो हुए और साथ साथ में देखिए यहाँ पर हमारी जो लाइबिलिटीज थी वो कम हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 200 पुराना कोई था और हमने परचेज किया 500, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो होंगे इनफ्लोज कैपिटल आइटम्स से कितने होंगे कैपिटल अकाउंट पे? टोटल इनफ्लोज वो हो गए हमारे 1700, और टोटल आउटफ्लोज कितने होंगे कैपिटल अकाउंट पर? वो 700 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई कहे कि इनफ्लोज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे ये रहे, आउटफ्लोज इतने हैं, और टोटल इनफ्लोज सभी पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे टोटल इनफ्लोज तो 2000 प्लस 1700 3700, और टोटल आउटफ्लोज 3700 प्लस 700 आपका कितना हो गया? 4400, ठीक है। हालांकि बीओपी लास्ट में बैलेंस होता है, वो क्यों होता है उस कंसेप्ट पे आएगा, अभी मैं बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि अपन इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं आपको जस्ट ऐसी नॉलेज को आपको बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसे रिकॉर्ड होता है, कोई जादू नहीं है, कोई बहुत खतरनाक काम नहीं है, आप तो रोज ही करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से रिकॉर्ड होता है, इस तरह का एक अकाउंट बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है देश का
ठीक है, जिसमें इस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज के आने और जाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। और ये जो एक लेखा जोखा, ये रिकॉर्ड जो आपके सामने आंखों के सामने पड़ा हुआ है, यही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी इसकी कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। इस पर बैलेंस करना है वो कैसे क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं एक नया कंसेप्ट लेके चलूँ, ठीक है। वो है, पहले मैं आपको डेफिसिट और सरप्लस का कंसेप्ट समझाता हूँ बीओपी में, फिर अपन बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और उसका क्या डिफरेंस है बीओपी के साथ, वो समझ के फिर कैपिटल अकाउंट के आइटम्स के ऊपर अपन चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनता था, रिकॉर्ड कैसे प्रिपेयर होता है, वो एक्चुअली कैसा बनता है वो हमने एक बार मैंने आपको बता दिया कैसे बन जाता है। ओके, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 2-3 छोटी छोटी चीज़ें पहले समझ लेते हैं, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं। पहला देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, उसमें 2 सिचुएशन आपके सामने हो सकती है, डेफिसिट इन बीओपी एंड सरप्लस इन बीओपी, ठीक है। डेफिसिट इन बीओपी तब होता है बच्चों जब टोटल आउटफ्लोज हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो ज्यादा होते हैं टोटल इनफ्लोज से। टोटल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा है टोटल इनफ्लोज से, ठीक है। मतलब बाहर पैसा फॉरेन एक्सचेंज जा तो ज्यादा रहा है, लेकिन बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम आ रहा है। तो इस केस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में चला जाता है? डेफिसिट में। मतलब इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है और आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है। इसी का उल्टा सिचुएशन अगर आ जाए, टोटल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना आर ग्रेटर देन टोटल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सिचुएशन किसकी कहलाती है? सरप्लस बीओपी की। मतलब बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास और हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कम हो रहा है। मतलब इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो उस केस में हम सरप्लस में रहेंगे, किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मतलब हमारे पास ज्यादा रिजर्व्स आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा इनफ्लो है और आउटफ्लो कम है, मतलब हम सरप्लस की सिचुएशन में। जबकि अगर इससे उल्टा हो जाए, आउटफ्लो ज्यादा हो जाए और इनफ्लो कम हो जाए, तो उल्टा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की तरफ हो जाएंगे। मतलब हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया जितना पैसा हमारे पास आया था, और यहाँ पर हमारे पास पैसा ज्यादा आया है और हमको पेमेंट बाहर उससे कम करना पड़ा है। तो वो सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सरप्लस की सिचुएशन में होंगे। मतलब पैसा आ तो ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो फायदेमंद है। और इधर अगर हम डेफिसिट में देखें तो हमारा पैसा बाहर, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज का पैसा जा तो बाहर रहा है ज्यादा और आ बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है। ओके, फिर बैलेंस सिचुएशन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, है ना। बीओपी वैसे हमेशा बैलेंस होता है, वो क्या कंसेप्ट है वो मैं लास्ट में लेता हूँ। मैं एक बार बीओपी अभी बना के बताया ही था, तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है, ठीक है। ओके, और बैलेंस कैसे होगा कि जब टोटल इनफ्लोज किसके इक्वल हो जाए? टोटल आउटफ्लोज के इक्वल हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं ले रहा हूँ आपके साथ वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जिसको हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन import and exports of goods of a country in a fiscal year। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको पता चल गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली ऑफ अ कंट्री इन अ फिस्कल ईयर। देखिए, बीओपी एट करंट अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो 3 बातें हैं।
इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसी में, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, है ना, ओके। अब उसमें से भी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम वाले पार्ट की, सिर्फ करंट अकाउंट में भी सिर्फ उसी पार्ट की, ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम। टेबल याद आ गया ना आपको, डायग्राम। करंट अकाउंट में 3 चीजें, ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो उसमें से भी हम सिर्फ ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, क्योंकि सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। तो जितने भी एक साल में एक कंट्री जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, उसका जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ या मनी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर या इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी है, ठीक है। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, नॉर्मली हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो भी होते हैं एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सारे का रिकॉर्ड। जबकि ये रिकॉर्ड किसका है, बीओटी, सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, मतलब ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, सिर्फ उतना ही, सर्विसेज भी काउंट नहीं कर रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, सिर्फ गुड्स, ठीक है। वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, डिफरेंस, ओके। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है अपना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अगर कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पूछे मेरे से तो क्या फॉर्मूला बताऊंगा मैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सिंपल सा फॉर्मूला बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बीओटी, ठीक है। एक्स माइनस एम भी बोलते हैं, एक्स हम शो करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए और एम शो करते हैं इंपोर्ट्स के लिए, एक्स माइनस एम, ठीक है। अच्छा सर, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बीओपी आप निकाल ही रहे हो, पूरा बीओपी बना ही रहे हो, तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग से क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक्चुअली इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, इसलिए अपन इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आप सेल ऑफ एसेट, बोरोइंग्स, लैंडिंग्स, सब कुछ, कैपिटल अकाउंट्स आ गया तो सब आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। हालांकि सर्विसेज भी बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छे से व्यापार जो आपने किया है एक देश से दूसरे देश के साथ, ठीक है, उसके अंदर आपको नेट ट्रेड के अंदर कितना सरप्लस और डेफिसिट आया है वो चेक करने के लिए अपन बीओटी अलग से कैलकुलेट करते हैं। और उसका एक अलग कारण ये है कि बीओपी के टोटल के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मोस्टली वो आपके, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने को इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब और भी कारण है बहुत सारे, ठीक है, ये तो मैं आपको एक बार सिंपली समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, जो मेन आपको ध्यान में रखना है। अब ये बीओटी जो है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कंट्री ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ठीक है, ये एक्चुअली और भी आपकी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस है कि नहीं है, ठीक है। आप फॉरेन ट्रेड जो कर रहे हो गुड्स का, उसमें आप दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो या दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, है ना। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, इंपोर्ट्स कम करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट में जो नीड्स हैं, सारे कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल, देखो हाँ, ये जब मैं गुड्स बोलता हूँ ना, तो ये दोनों गुड्स हो गए, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स बोथ, मतलब सारे गुड्स, चाहे आप मशीनरी बेच रहे हो तो भी गुड्स में आएगा, चाहे आप कोई नॉर्मल गुड्स बेच रहे हो, वीट बेच रहे हो तो भी वो गुड्स में आएगा, क्लोथ्स बेच रहे हो तो भी गुड्स में आएगा, ठीक है। आपने ये पेन बेचा तो भी गुड्स में आएगा, एक्सपोर्ट किए, ठीक है। ये ट्यूबलाइट बेच दी तो भी आपका क्या आएगा, एक्सपोर्ट में आएगा। कोई मशीन बेची, सब ये गुड्स में कैटेगरी में आते हैं, है ना। यहाँ कंज्यूमर कैपिटल को अलग अलग नहीं करते अपन, सारे गुड्स। तो अपन ये देखना चाहते हैं इससे कि एक्चुअली एक तो फॉरेन एक्सचेंज कितना आया गया वो पता चल जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास बाहर से ज़्यादा पैसे आए, और इम्पोर्ट्स कम होंगे तो हमने बाहर पैसे कम दिए, तो अच्छी सिचुएशन में फिर तो अपनी इकोनॉमी, है ना। लेकिन अगर ये उल्टा है, जैसा हमारे देश के साथ, तो हमेशा हमारा बीओटी हमेशा डेफिसिट में ही जाता है, नेगेटिव ही जाता है, ठीक है। मतलब हमारे क्या होता है, हमारे देश में इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम कम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो ये मतलब हो गया इसका कि हम हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी हमारी डोमेस्टिक डिमांड है गुड्स की, वो हम खुद प्रोडक्शन करके पूरा नहीं कर सकते। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से गुड्स मंगवाने पड़ते हैं। यही मतलब है इसका, एक तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है ये, है ना, एक बहुत बड़ा कारण। अगर हम लोग हमारे खुद की देश में जितने गुड्स चाहिए उतनी हम खुद ही प्रोड्यूस कर पाते तो फिर हमको बाहर से मंगवाना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब हम सेल्फ रिलायंस नहीं, हम रिलायबिलिटी हमारी खुद की नहीं, हम खुद इतने गुड्स नहीं बना सकते। हमको क्या करना पड़ता है, बाहर वाले देशों को पे डिपेंडेंट होना पड़ता है उन गुड्स के लिए,
एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम खुद नहीं बना पा रहे हैं, या हम जिस रेट पे बना पा रहे हैं वो बहुत महंगा है, इसीलिए हम इससे सस्ते में तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, तो हम बाहर से मंगवा के बेच देते हैं, हमको सस्ता पड़ता है, यहाँ प्रोडक्शन करना और महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी इनएफिशिएंसी है आपकी कंट्री की कि आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात सबको समझ में आती है हमको। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि कौन कौन से देशों के साथ कितना कितना हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, इसका एक लेखा जोखा, इससे हमारी जो स्ट्रेटेजीज होती है बनाने में, फ्रेम करने में हमको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट जो फ्रेम आउट करती है वो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को देख के करती है, बीओपी को तो देख के करती है, लेकिन पर्टिकुलरली बैलेंस ऑफ ट्रेड को देख के बहुत सारी पॉलिसीज को गवर्नमेंट को सोचती है कि अच्छा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, है ना। तो ये पॉलिसीज इन सारे चीज़ों को देख के बनाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आपको क्या यूज़ है ना, अगर ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को फ्रेम आउट करने के मैक्रो लेवल पर, इसलिए हम लोग ये चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो अलग से इनका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट आ गया। अब इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में वापस वही दो सिचुएशन हो सकती है, सरप्लस बीओटी, डेफिसिट बीओटी। सरप्लस बीओटी का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड डेफिसिट बीओटी का मतलब हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप डेफिसिट बीओटी के अंदर या नेगेटिव बीओटी के अंदर चले जाएंगे। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब उल्टा, हमने एक्सपोर्ट्स तो कम किए बल्कि इंपोर्ट्स हमको ज़्यादा करने पड़े। एक्चुअली हमारे देश की कंडीशन में हमेशा हम डेफिसिट बीओटी में ही रहते हैं या नेगेटिव बीओटी में ही रहते हैं, मतलब हमारे इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, ये हमारी एक्चुअल सिचुएशन होती है। ठीक है, ओके, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इतनी सारी जो आपकी इतने बड़े लेवल की, इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है, तो हमको जो चीज़ें चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होता, या जो होता है वो बहुत हाई रेट पर होता है, इसलिए हमको इसमें से हम अगर देखते ही हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो जैसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, क्योंकि वो चीपर रेट पर हमको अवेलेबल हो जाता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, ओके, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट ये हो गया। अब मेरे को आपको ये समझाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ बीओपी एंड बीओटी। डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। आप लोग जल्दी से, आपने पढ़ लिया है बीओपी एंड बीओटी दोनों के बारे में। ठीक है, हालांकि बीओपी में अपने को कैपिटल आइटम्स अलग से पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी बीओपी एंड बीओटी के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो आप जल्दी से मुझे डिफरेंस ऑफ पॉइंट बताए हैं कि किस किस बेस पर हम उनको इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट तो मेरे हिसाब से मीनिंग, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ही अपने आप में एक एक डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लिखेंगे इट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या एंड बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ना, वो सभी क्या जो काउंट जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और इसका क्या है डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ अकाउंटिंग ईयर इन अ फिस्कल ईयर, है ना। ये सिर्फ क्या है, ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस अमाउंट है, जो रिकॉर्ड है, वो नेट अमाउंट है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है। तो अपने आप में इनका डेफिनेशन ही एक डिफरेंस हो गया। एक तो मीनिंग तो डेफिनेशन आपको आती है, आप लिख सकते हैं। सेकंड, और क्या है अगर आप देखें तो, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वाइडर कंसेप्ट है ना, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नैरोवर कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वाइडर कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि सर इसमें तो बीओपी एट करंट अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन भी आ जाते हैं और बीओपी एट कैपिटल अकाउंट के भी सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, वो सब बीओपी में आता है। जबकि बीओटी जो है वो तो बहुत नैरोवर कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीओपी में क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 3 है ना, ट्रेड ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, और फिर कैपिटल अकाउंट के अलग, ठीक है, ये सब मिला के बीओपी। और जबकि बीओटी क्या है, सिर्फ ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, मतलब बीओपी के करंट अकाउंट का भी एक छोटा सा पार्ट क्या है, बीओटी, क्योंकि इसमें तो सर्विसेज भी काउंट नहीं होती। तो ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तो करंट अकाउंट है बीओपी का। उस करंट अकाउंट के अंदर भी जो ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम है वही क्या है, सिर्फ आपका बीओटी। तो बीओटी जो है वो एक छोटा सा पार्ट है किसका, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ वेरी नैरोअर कंसेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज बीओपी ऑलरेडी इंक्लूड्स बीओटी, क्योंकि बीओपी के अंदर तो बीओटी ऑलरेडी आ गया, क्योंकि ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम आ गए, ठीक है। जबकि बीओटी के अंदर बीओपी नहीं आता है ना। बीओपी तो बहुत बड़ी चीज है बीओटी से एज कंपेयर करें तो, है ना। तो बीओटी जो है वो
नैरोअर कंसेप्ट है, बीओपी जो वाइडर कंसेप्ट है, और बीओपी ऑलरेडी इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है, ये बहुत नैरोअर कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, और क्या डिफरेंस हो सकता है बीओपी एंड बीओटी के अंदर, ठीक है, आपने मीनिंग का डिफरेंस बता दिया, ठीक है, आपने वाइडर और नैरोअर कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया। फिर हम इसके आइटम्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कोप है तो इसका वाइड स्कोप है, इसका वाइड है और इसका नैरो है, ठीक है, मीनिंग तो हो ही गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो कंपोनेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है, बीओपी के कंपोनेंट्स तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन अपन लिखते हैं, इट रिकॉर्ड्स ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स सारा। जबकि बीओटी में सिर्फ क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। तो इसके अगर अपन आइटम्स को देखें, कंपोनेंट्स को देखें तो बीओपी के कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है, जबकि बीओटी के कंपोनेंट्स बहुत कम है, ठीक है। उसका तो दो ही कंपोनेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जबकि यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स, ठीक है, सब मिला के बीओपी इतने आइटम आते हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ दो ही आइटम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनके कंपोनेंट्स हो गए, मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, ठीक है। बेसिकली आपका ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। और हम एक दो पॉइंट बना सकते हैं, पर बेसिकली ये तीन ही बातों पे हम डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया और कंपोनेंट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं बीओपी और बीओटी के अंदर, ठीक है। ओके, चलिए, और भी बातें हो सकती है, मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें सारी बातें और उसमें लिखी हुई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट कंसेप्ट अब आता है अपना बीओपी एट करंट अकाउंट। हमने अच्छे से समझ लिया है बीओपी बनता कैसे है एक्चुअली, वो भी समझ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट भी समझ लिया, और बीओपी और बीओटी का डिफरेंस भी हमने एक बार मोटे मोटे तौर पर देख लिया, ठीक है। ओके, अब अपना आता है जो नेक्स्ट आइटम है, वो जो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है वो आता है बीओपी एट कैपिटल अकाउंट और उसका पूरा कंपोनेंट्स, ठीक है। बीओपी एट कैपिटल अकाउंट और उसका पूरा कंपोनेंट। components of BOP at capital account। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी एट कैपिटल अकाउंट अपना अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या कंपोनेंट्स हैं बीओपी एट कैपिटल अकाउंट के? सर बीओपी एट कैपिटल अकाउंट के अंदर वैसे क्या रिकॉर्ड होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि कंट्री की फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लायबिलिटीज में चेंज लेकर आते हैं, है ना, वो सारे ट्रांजैक्शन हम क्या कहाँ लिखेंगे, बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। मैंने पहले भी बता दिया आपको बहुत बार, ठीक है। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपका लैंडिंग एंड बोरिंग, ठीक है, लैंडिंग एंड बोरिंग, ठीक है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल करे, गवर्नमेंट करे, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन एंड ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। किस में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, लैंडिंग एंड बोरिंग्स, है ना, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इस तरह से जैसे बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स एक आइटम हो गया इसका, जिसको हम अलग से दो बातों में डालते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स,